हेलो गाइस, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो दरअसल इस साल सरकार द्वारा पेश किया गया बजट है। तो देखेंगे कि पूरा बजट क्या है, क्या सरकार लेकर के आई है। और इस न्यूज़ को हमने द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। लगभग सभी पेपरों में ये न्यूज़ इस समय खबरों में तो है ही, तो यहाँ पर लिया गया है और बताया गया है कि बजट पेश हो गया है आज के दिन। तो देखते हैं कि बजट क्या है, इस बार के बजट में क्या खास लाया गया है, सरकार ने किस तरीके की घोषणाएं की हैं और कैसे कोविड-19 के दौर में सरकार रिकवरी को लेकर के चलेगी। तो बजट 2021 और 2022 इस बार का बजट है। तो इसके डायमेंशंस की अगर हम सबसे पहले बात कर लें तो यही है कि खबरों में क्यों है, बता दिया है, बजट पेश हुआ है। तो इस बजट को दरअसल वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इसे समझेंगे क्या है ये शब्दावली क्या है, क्यों प्रयोग में लाई गई है। बजट 2020-21 की प्रमुख बातों को देखेंगे और इसके महत्व और संभावित प्रभावों को भी हम इस टॉपिक के जरिए समझेंगे। आगे देखेंगे कि सरकार के सामने किस तरीके के चैलेंजेस रहने वाले हैं और अंत में मेंस के लिए एक सवाल को हम यहाँ पर शामिल करेंगे कि यदि बजट से कोई संभावित सवाल बनता है तो आप कैसे उसका एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर और समझते हैं कि खबर क्या है। तो खबर यही है कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बजट की खास बात क्या है कि इस बार का बजट पहला, भारत के इतिहास में पहला पेपरलेस बजट है और इस बजट को बाकी सभी मंत्रालयों के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साझा किया गया है। साथ ही यह बजट, इसके दस्तावेजों को जानने के लिए, इस बजट के बारे में आम नागरिक को समझने के लिए एक सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से आम जनता इस टेक्स्ट को ले सकेगी और पढ़ सकेगी बजट का दस्तावेज। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में और समझते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। तो दरअसल गाइस, भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। इसे ही आम बोलचाल में, आम भाषा में बजट कहा जाता है। तो बजट होता क्या है, इसकी बात कर लें तो किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए जो बजट सरकार पेश करती है, ये एक वित्तीय वर्ष का खाका होता है और एक वित्तीय वर्ष के लिए ये सरकार के द्वारा किए जाने वाले खर्चों और सरकार को मिलने वाले राजस्व, इसका एक मोटा मोटा लेखा जोखा होता है जिसमें सरकार बताती है कि सरकार आने वाले एक साल में किन योजनाओं पर खर्च करेगी, उसको पैसे की प्राप्तियां कहाँ से होगी, जिस तरीके की जानकारी होती है। अगर हम इसको विस्तार में समझें कि किस तरह की जानकारी उसमें शामिल होगी, तो इसमें राजस्व और पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां, यानी कि राजस्व कितना मिलने वाला है और उनके द्वारा जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो कितनी होने वाली हैं। इसी तरीके राजस्व जो आ रहा है, रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। तीसरा पॉइंट है कितना खर्च किया जाएगा, खर्च का एक अनुमान लगाना, किस मद में सरकार कितना खर्च करने वाली है, किस मंत्रालय को कितना पैसा दिया जाएगा ताकि वे अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सके। इसी तरह वास्तविक प्राप्तियां और खर्च का विवरण, यानी पिछले साल का एक ब्यौरा रहेगा कि पिछले साल जो अनुमान था उसके हिसाब से कितना खर्च हुआ, कितनी प्राप्ति हुई, और आने वाले वर्ष के लिए आर्थिक और वित्तीय नीतियां बनाई जाएंगी कि अगले साल, जैसे आने वाला है, इस साल तो समाप्त होने वाला है, लगभग मार्च 31 को यह वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा, जिसमें अगर हम बात करें वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। तो हम बात कर रहे हैं वित्त वर्ष 2021-22 की। इसकी शुरुआत होगी 1 अप्रैल से, ये खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। तो ये इस बार का वार्षिक वित्तीय विवरण है। अगर बात करें इस बजट के इतिहास की कि बजट कब से पेश किया गया, कैसे पेश किया गया, तो भारत में पहला बजट अगर हम देखें तो हमें 1860 में इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में देखी जाती है और 1860 में सर जेम्स विल्सन ने, जो कि पहले बजट के वित्त सदस्य थे, जब कंपनी ने शासन ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित किया, उसके बाद 1860 में इन्होंने एक बजट की अवधारणा सामने रखी। इसके बाद आज़ाद भारत की बात करें, भारत आज़ाद हुआ तो 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी जी ने इस बजट को पेश किया।
अब एक सवाल कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया, क्योंकि बजट के पेश करने के दौरान ये परंपरा रही है कि वित्त मंत्री अपना एक बजट को लेकर के एक संबोधन देते हैं। तो ये सवाल का अब जवाब ये होना चाहिए इस समय के लिए कि अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण वित्त मंत्री जो वर्तमान में है निर्मला सीतारमण जी ने दिया। और ये बजट भाषण कब का था? ये था पिछले साल का, वित्त वर्ष 2020-21 का था। लगभग 2 घंटे 40-41 मिनट की स्पीच थी उनकी, तो इसे रिकॉर्ड किया गया है अभी के लिए कि सबसे लंबा बजट भाषण है ये। अब समझते हैं कि बजट में खास क्या है और बजट के लिए किस तरीके से घोषणाएं की गई हैं। तो इस बार के बजट में 2020-21 के लिए प्रमुख बात यह है कि यह बजट आर्थिक रिकवरी को बनाए रखने पर केंद्रित है। यानी पिछले साल हमने देखा कि पूरे साल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। तो अब इस बार का बजट इसी थीम पर केंद्रित रहेगा कि कैसे गिरी हुई अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाया जाए। तो ये केंद्रित रहेगा कि कैसे रिकवरी की जाए। रिकवरी का जरिया क्या हो सकता है? सरकार ने संभावना जताई है कि आत्मनिर्भर भारत के जरिए हम रिकवरी को वापस से लेकर के आएंगे। इसके लिए उन्होंने 6 पिलर्स की बात की है, यानी 6 ऐसे उन्होंने मेजर सेक्टर्स को यहाँ पर दिया है जिसके अंतर्गत आप वापस से अर्थव्यवस्था को रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा। पहला तो है हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य और कल्याण। चूँकि कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान लोगों की जीवन को हुआ, लाइफ को हुआ, उनके रोजगार को हुआ, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस वक्त सरकार के लिए कि कैसे लोगों की जिंदगियों को बचाया जाए, कैसे उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाए। तो यहाँ पर स्वास्थ्य और कल्याण की बात पहले स्तंभ के रूप में की गई है। उसके बाद बात की गई है भौतिक और वित्तीय पूंजी को बनाने की और बुनियादी ढांचे की, यानी कैसे हम अतिरिक्त पूंजियों का निर्माण करें और वित्तीय पूंजी बनाई जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए। अगला है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, सतत विकास की बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, कैसे उसे प्राप्त किया जाए। चौथा है मानव पूंजी को मजबूत बनाना। पांचवा है नवाचार और अनुसंधान एवं विकास, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए ताकि अतिरिक्त नौकरियां, अतिरिक्त कौशल, अतिरिक्त तकनीक हमारे पास आ सके। उसके बाद न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, यानी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की एक बात यहाँ पर शामिल की गई है। तो इन सभी 6 पिलर्स को हम यहाँ पर एक एक करके, चूंकि वैसे तो बजट बहुत बड़ा है लेकिन हम इनके मेजर हाइलाइट्स को देखते हैं कि इन पिलर्स में सरकार ने प्रमुख रूप से किन तथ्यों को, किन बातों को, किस डेटा को शामिल किया है। तो चलिए समझते हैं इसमें। सबसे पहले स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कि कितना खर्च इसमें सरकार करने वाली है। तो 2,23,886 करोड़ रुपए का खर्च यहाँ पर किया जाएगा स्वास्थ्य अवसंरचना के ऊपर। अगर हम बात करें बजट एस्टीमेट 2020-21 की, तो 2020-21 में जो खर्च था वो था 94,452 करोड़ रुपए, जिसको इस साल बढ़ा करके 137% की इस साल वृद्धि की गई है। ये आंकड़ा हमें दर्शाता है कि सरकार का इस साल के लिए जो रुझान है वो पूरी तौर से लोगों के स्वास्थ्य पर निर्भर है, स्वास्थ्य की ओर है। और जो खर्च पिछले साल जरूरत नहीं थी उसकी, क्योंकि ऐसी कोई स्वास्थ्य आपदा हमें देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन इस साल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसीलिए उन्होंने इस खर्च को बढ़ाया है 137% के लगभग। कैसे किया जाएगा? इसके लिए सरकार, अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की हम बात करें कि कैसे इन उपायों को किस तरीके से लागू करने वाली है, तो इसके लिए उन्होंने कहा प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबींग, यानी निवारक बीमारी होने से पहले, क्यूरेटिव बीमारी के दौरान और उसके बाद वेलबींग यानी कल्याण बीमारी के बाद। इसी तरीके से 2021-22 में कोविड-19 की जो वैक्सीन की बात चल रही है उसके लिए 35,000 करोड़ रुपए सरकार ने यहाँ पर बजट में शामिल किया है कि ताकि इस वैक्सीनेशन की पूरी ड्राइव को किसी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट किया जा सके। इसके बाद है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसके लिए उन्होंने लगभग 64,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, 64,000 से ज़्यादा 180 करोड़ रुपए। और मिशन पोषण 2.0 की बात की गई है कि ताकि महिलाओं में और बच्चों में पोषण अभियान को बढ़ावा दे करके वापस से उनके स्वास्थ्य को रिकवर किया जा सके। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला है भौतिक और वित्तीय पूंजी बुनियादी ढांचा। इसमें किस तरीके की बातें शामिल हैं, हम इन पे बात करते हैं।
तो इसमें उन्होंने कहा है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना यानी पीएलआई योजना पर 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगर हम इसको समझें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बात यहाँ पर ये है कि सरकार यदि इंसेंटिव देती है तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को बूस्ट करेगा, लेकिन बूस्ट तब करेगा जब वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने पर कोई कंपनियां ध्यान दे रही हो। यानी अगर इंसेंटिव इस तरीके ऐसे दिया जाए कि कोई कार्य नहीं हो रहा है, अपने मन से इंसेंटिव दे दिया, तो संभावना है कि इससे मार्केट में जो बढ़ावा देने की गुंजाइश होती है वो कम होने लगती है। एक तरीके से मुफ्त की अवधारणा यहाँ पर सामने आती है। लेकिन अगर सरकार कह रही है कि आपके प्रोडक्शन बेस्ड है, आप उत्पादन जितना करेंगे उस हिसाब से आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है मार्केट को बढ़ाने के लिए। अगला इसमें कहा गया है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क यानी मित्र योजना की बात है। तो ये एक योजना सरकार लेकर आई है जिसमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर के कपड़े से रिलेटेड प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, तो इससे संबंधित योजना है। अगला है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये एक योजना है, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद सरकार ने कहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि पूंजीगत व्ययों को बढ़ाया जाएगा। कैसे? इसमें सरकार ने 5.54 लाख करोड़ रुपए की बात कही है। पूंजीगत व्यय अपने आप में अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किसी भी देश के लिए बेहतर माना जाता है। राजस्व व्यय के मुकाबले पूंजीगत व्यय को अच्छा माना जाता है। अगला है इसमें 1,18,101 करोड़ रुपए की बात सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दिए जाएंगे ताकि अवसंरचना में निवेश किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके। अभी हमने एक बात कही कि राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय से क्यों अच्छा है, एक उदाहरण के रूप में अगर हम समझें तो अगर आपको कहीं ऐसी जगह खर्च करना है कि आपको उससे कुछ भी आपने अतिरिक्त पूंजी का निर्माण नहीं किया, जैसे मैंने अपना कोई सामान खरीदा, कोई सेवा ली, उसके बदले में पे कर दिया, तो मुझे उससे कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन अगर मैंने वहीं कोई ऐसी चीज़ ले ली, उत्पादक चीज़ ले ली कि मैं उसका इस्तेमाल करके कमाई कर रहा हूँ, या फिर मैं उसका इस्तेमाल अपने रोजगार को बढ़ाने में कर रहा हूँ, कोई मशीन ली, कोई कंप्यूटर लिया, उसके जरिए मेरा उत्पादन बेहतर हो रहा है, तो ये आपको पूंजीगत व्यय में शामिल होगा और इसका मुझे लाभ मिलेगा आने वाले समय में। इसी तरह रेलवे के लिए उन्होंने बात कही है कि रेलवे सिस्टम को 2030 तक अपडेट किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने बजट रखा है 1,10,000 करोड़ रुपए के लगभग। इसके जरिए रेलवे फ्रेट कॉरिडोर्स को बढ़ावा दिया जाएगा, सभी को वापस से जोड़ा जाएगा और रेलवे के विकास में तेजी लाई जाएगी। इसमें एक बात और है कि सरकार रेलवे सिस्टम में पीपीपी मॉडल के जरिए यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए रेलवे के विकास को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। अगला है सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की बात। बहुत ज़रूरी होगा कि 20,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर बात है। हालांकि देखना पड़ेगा कितना पैसा किस तरीके से बैंकों के काम आने वाला है, ताकि छोटे रोजगारों को बैंकों के जरिए ऋण दिया जा सके, क्योंकि अब तक ऐसा देखने को मिल रहा था कि पिछले साल कई सारे उद्योग बंद हुए हैं या कम उनका जो उत्पादक गतिविधियां थी उनमें गिरावट आई है, जिसके जरिए बैंकों का काफ़ी सारा पैसा वापस आने में जो उन्होंने ऋण के रूप में दिया था कहीं ना कहीं समस्या हुई है, एनपीए के रूप में बढ़ सकता है। इस पर अभी हम आगे चुनौतियों में चर्चा करेंगे। आगे है रणनीतिक विनिवेश की बात, यानी स्ट्रेटेजिकल डिसइन्वेस्टमेंट। जो सरकारी पीएसयूज हैं उनमें विनिवेश के जरिए सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 1.75 लाख करोड़ रुपए का वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितनी प्राप्ति की जाएगी विनिवेश के जरिए। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट हमारा। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें कहा गया है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। इसमें सरकार ने स्वामित्व योजना की बात की है, और स्वामित्व योजना दरअसल ड्रोन के जरिए सभी भूमियों का एक तरीके से सर्वेक्षण है। इसके जरिए लैंड रिकॉर्ड्स को सरकार डिजिटलाइज कर रही है और उपलब्ध करा रही है सभी के लिए। तो ये अब कहा है सरकार ने कि सभी राज्यों और सभी यूटीज पर लागू किया जाएगा इस योजना को। अगला है ग्रामीण भारत के लिए पशुपालन, डेयरी और मछली पालन के लिए क्रेडिट फ्लो, यानी इन छोटे क्षेत्रों को बढ़ावा देकर सरकार रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने पर यहाँ पर फोकस कर रही है। दरअसल बजट होता भी यही जानने के लिए है कि किन चीज़ों में सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है और कैसे, यानी अर्थव्यवस्था के किन किन क्षेत्रों को सरकार प्रयास कर रही है कि बूस्ट किया जाए। तो ये हमारे एग्जाम में किस तरीके से ज़रूरी होंगे ये समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, जिन सेक्टर्स पे सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है, जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम में उनके पूछे जाने की संभावना बनती है।
लेकिन कैसे पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड अगर कोई भी योजना आती है, कोई भी प्रोग्राम शुरू किया जाता है, तो उसके पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरीके हम आगे बात करें तो 40,000 करोड़ रुपए ग्रामीण अवसंरचना विकास फंड के लिए सरकार ने एलोकेट किए हैं। इसके पहले इस फंड की अगर समझे तो ये 30,000 करोड़ रुपए था, जिसे सरकार ने बढ़ा करके अब 40,000 करोड़ रुपए कर दिया है। आगे इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बात कही गई है, ई नाम को बढ़ावा दिया जाएगा और एपीएमसी के लिए कृषि अवसंरचना फंड के उपयोग करने की बात कही है। गाइस, आप सब जानते हैं कि काफ़ी टाइम से एग्रीकल्चर में किसानों का आंदोलन, इसमें कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी शामिल है कि किसानों को डर है कि सरकार एपीएमसी इसको कमज़ोर कर रही है, लेकिन सरकार ने इस बार के बजट में इस बात को शामिल किया है कि एपीएमसी इसको बढ़ावा दिया जाएगा और ई नाम जो मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसको भी सरकार ने ये दिखाया है कि इसमें किसान लगातार जुड़ रहे हैं और इस मार्केट का भी विस्तार हो रहा है। तो सरकार की योजना यहाँ पर दिखाती है कि सरकार एपीएमसी को फिलहाल के लिए बढ़ावा दे रही है और आगे बढ़ा रही है। अगला है वन नेशन वन राशन कार्ड से सभी राज्यों को जोड़ा जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए जो भी लाभार्थी किसी एक राज्य में राशन कार्ड का उपयोग करते हैं, ये खासकर श्रमिकों और मजदूरों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा कि ताकि अगर वे किसी और राज्य में जाते हैं तो वहाँ पर भी वे अपने राशन कार्ड का उपयोग करके राशन ले सके। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है यहाँ पर। अगला है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। ये सरकार जो ग्रीन एनर्जी है उसको बूस्ट करने का सरकार का प्रयास है और सरकार हाइड्रोजन एनर्जी के जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जिस तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है, उसका सरकार यहाँ पर पूरे दोहन को लेकर के एक प्रोजेक्ट बना रही है कि कैसे उसका उपयोग किया जाए। अगला जल जीवन मिशन शहरी के लिए सरकार ने 2.87 लाख करोड़ रुपए के बजट का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले समय में सभी घरों तक नल के जरिए पानी पहुँचाया जाए, पाइपलाइन के जरिए पानी पहुँचाया जाए। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट है मानव पूंजी को मजबूत बनाना, यानी कि स्कूली शिक्षा को, उसके ऊपर की शिक्षा को कैसे मजबूत किया जाए। सरकार ने कहा है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उससे लगभग 15,000 स्कूलों को यहाँ पर मजबूती मिली है और उनके पाठ्यक्रमों में और उनकी पढ़ाई में सुधार हुआ है। इसी तरह सरकार ने लद्दाख के लिए खास घोषणा की है कि लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा सैनिक स्कूलों की बात कही है कि 100 सैनिक स्कूल प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट स्कूल्स, एनजीओज और राज्यों की मदद से खोले जाएंगे। इसी तरीके से 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की बात की गई है, जिसमें ट्राइबल एरियाज के विद्यार्थी पढ़ सकेंगे और उनके बच्चे पढ़ सकेंगे। अगला पॉइंट कहता है नवाचार और अनुसंधान एवं विकास। इसमें अब तक जो बना था नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसको मजबूत करने की बात है। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन को शुरू करने की बात है। एनटीएलएम क्या है कि सरकार की जो भी नीतियां हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, अगर वो किसी एक या दो भाषाओं में होंगी तो बाकी राज्य से, यानी बाकी भाषाओं को समझने वाले लोग उन तक नहीं पहुंच पाएंगे या उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो सरकार की योजना है कि सरकार की जो भी पॉलिसीज़ है उनको लगभग सभी भाषाओं में प्रकाशित किया जाए कि ताकि सभी लोगों तक उन दस्तावेजों की पहुंच हो सके, उनकी समझ उसको लेकर के विकसित हो सके। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में बात करें तो गगनयान मिशन और डीप ओशन मिशन को सरकार ने कहा है कि इनको उसी गति के साथ आगे चलाए रखा जाएगा और इन पर कोविड-19 के बाद का जो ड्रॉप आया है उसका इम्पैक्ट कम होगा, यानी ये योजनाएं चलती रहेंगी। आगे न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की बात है। इसमें कहा गया है त्वरित न्याय के लिए ट्रिब्यूनल्स में सुधार किए जाएं, यानी जो भी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, अगर किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट उनके सामने आता है तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि उस डिस्प्यूट को बहुत ज़्यादा समय ना लगे और किसी तरीके से जल्दी उसका समाधान निकाला जा सके। आगे सरकार ने कहा है कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 में सुधार किया जाना है, ऐसा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान भी कहा, इसका जिक्र किया। इसके अलावा पहली डिजिटल जनगणना के लिए भी 3,768 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये पहली बार है जब भारत के इतिहास में डिजिटल जनगणना की जा रही है। ये थे हमारे 6 पॉइंट। अगर हम इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें जो इन पॉइंट से इतर हैं,
तो उसमें शामिल है कि पश्चिम बंगाल के लिए 95,000 करोड़ रुपए की सड़क अवसंरचना निवेश की बात की गई है इसमें। इसी तरह कृषि अवसंरचना और विकास उपकर लगाने की बात की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स इस समय एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो विकास, कृषि अवसंरचना विकास के लिए जो उपकर लगाने की बात है, उसमें कहा है कि 2.5 से 100% तक उपकर लगाया जाएगा। उदाहरण के लिए किस पे लगाया जाएगा? पेट्रोल, डीजल, शराब या और भी इस तरह की छोटी छोटी वस्तुएं हो सकती हैं, सेब हो सकता है, कोल हो सकता है और इस तरीके की और वस्तुएं। तो पेट्रोल में बात की गई है कि 2.5% और डीजल में बात है 4%, शराब में 100%। उदाहरण है ये जिन पर बात की गई है, ये कुछ ने यहाँ पर लिए हैं। अब एक सवाल ये हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल की क्या कीमतें बढ़ेंगी इससे? तो सरकार का यहाँ पर कहना है कि उपभोक्ताओं पर इस उपकर का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी अब तक जो अन्य ड्यूटीज पेट्रोल और डीजल पर लगाई जाती थी, सरकार कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमी करेगी ताकि उपभोक्ताओं पर डायरेक्ट इसका बर्डन ना पड़े। आगे कहा गया है गोल्ड एक्सचेंज की बात, जिसे अब सेबी के नियंत्रण में लाया जाएगा। गोल्ड एक्सचेंज जो भी अब तक चलता था वो तक सेबी के नियंत्रण में नहीं था, जिसको सेबी के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम कुल बजट की बात करें तो कुल बजट है 34,83,236 करोड़ रुपए का। तो ये थे कुछ मुख्य प्रावधान जो इस बार के बजट में शामिल किए गए हैं। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, एक डायग्राम है, इसमें बताया गया है कि रुपया कहाँ से आता है, यानी सरकार की प्राप्तियों को इसमें दिखाया गया है बजट 2021-22 के लिए। ये ग्राफ है, टेबल है, इसको कैसे समझेंगे ये बहुत इजी है समझना। इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा गोला है, तो ये है सरकार की प्राप्ति में कि सरकार के पास सबसे ज़्यादा पैसा यानी लगभग 36 पैसे। देखिए ये जो ग्राफ है इसको अगर हम 1 रुपये मान लें कि सरकार के पास कुल 1 रुपये आना है, उस 1 रुपये को यहाँ पर डिवाइड करके दिखाया गया है। तो लगभग 36 पैसे सरकार के पास आएंगे बोरोविंग से यानी उधार से और अदर लाइबिलिटीज से, ये सबसे बड़ा है। दूसरा इसमें हमें 3 मेजर और दिखते हैं, ये है 13 पैसे कॉरपोरेशन टैक्स, ये है 14 पैसे इनकम टैक्स और एक यहाँ पर दिखता है हमें जीएसटी का, ये है 15 पैसे। तो अगर हम इसको नंबरिंग देना चाहें तो सबसे बड़ा तो ये हुआ नंबर 1, नंबर 2 पे जीएसटी और नंबर 3 पे आपका इनकम टैक्स, नंबर 4 पे कॉरपोरेशन टैक्स। ये मेजर हाइलाइट्स हैं। बाकी आप देख सकते हैं कुछ अन्य प्राप्तियों के बारे में। ये डायग्राम दिखाता है कि सरकार के पास प्राप्तियों में किस मद से सबसे ज़्यादा सरकार पैसा प्राप्त कर रही है। ये तो हुआ प्राप्त करने का। अब देखते हैं कि पैसा जाता कहाँ है, पैसा खर्च कहाँ होता है। तो इसमें भी उसी तरीके डायग्राम है, लेकिन इसमें लगभग मिला जुला सा हमें दिख रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक साथ हैं। तो इसमें भी अगर हम उसी तरीके से नंबरिंग देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा सरकार का पैसा खर्च हो रहा है लगभग ये वाला 20% किसमें, इंटरेस्ट पेमेंट में यानी ब्याज की अदायगी में। नंबर 1 पे हम इसे रखेंगे। नंबर 2 पे जो खर्च हो रहा है वो है करों और शुल्कों में, जो राज्यों का हिस्सा है, सरकार जो राज्यों को पैसा ट्रांसफ़र करती है केंद्र सरकार, उसकी बात की गई है। नंबर तीसरे पे अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 13% यानी कि 13% 1 रुपये के हिसाब से, तो ये हो जाएगा नंबर 3 पे। और नंबर 4 पे वित्त आयोग और अन्य अंतरण 10 पैसे है, 10 पैसे ये भी है, तो ये भी लगभग बराबर है। छोड़ दीजिए, 3 ही तक ले लेते हैं, 3 तक देख लेते हैं। अब ये था डायग्राम पैसा आने का और पैसा जाने का। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस बजट में हम किन चुनौतियों को रेखांकित कर सकते हैं। अगर सवाल कोई बन जाए, वैसे तो बजट चुनौतियाँ अपने आप उसमें दिख जाती हैं कि क्या क्या चुनौती हैं सरकार के सामने, लेकिन अगर हम कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहें तो ये चुनौतियां हम यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले तो यही कि कोविड-19 के बाद इकोनॉमिक रिकवरी कैसे होगी, जो अर्थव्यवस्था का हमें ड्रिप देखने को मिला था क्वार्टर फर्स्ट में 23.9% का सबसे बड़ा पिछले वित्त वर्ष में। ठीक है, अब रिकवरी होगी, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन कैसे होगी ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। दूसरा, वित्त वर्ष 2020-21 में जो राजकोषीय घाटा है वो 9.5% दिखाया गया है, लेकिन वित्त वर्ष 21-22 में राजकोषीय घाटे को 6.8% रखने की बात की गई है। तो जब पहली बार राजकोषीय घाटा इतना बढ़ गया था, उसको कम कैसे किया जाए, ये सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। इसी तरीके से हमने बात की थी एनपीए को लेकर के कि
बैंकों के ऊपर जो दबाव बन रहा है एनपीए का, उससे सरकार कैसे निपटेगी। हालांकि सरकार ने उसके लिए बजट में कुछ प्रावधान किए हैं, कुछ फंड एलोकेट किया है, लेकिन क्या उतना फंड पर्याप्त होगा ये समझना हम आगे देखेंगे। तो ये भी एक चुनौती है। बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है, काफ़ी सारे लोग रोजगार से बाहर हुए हैं, जिसके लिए सरकार इस समय आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है। तो ये एक चुनौती है जिसे देखते हैं कैसे एड्रेस किया जाएगा। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी योजनाएं हैं उनका समय पर कार्यान्वयन हो पाता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल होगा। तो ये थे हमारे डायमेंशन आज के टॉपिक के। तो आगे हम देख लेते हैं सवाल क्या बन सकता है आपके एग्जाम में। अगर एक मॉडल हम सवाल लेकर के चलें तो ये वो सवाल हो सकता है। मैं इस सवाल को आपके लिए पढ़ देता हूँ। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश किया गया बजट भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का समाधान कर सकता है। बजट की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो आप इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कुछ की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए बजट की बात की गई है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का समाधान कर सकता है। ये एक स्टेटमेंट के रूप में कहा गया है। अब सवाल है कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसका आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है, समालोचनात्मक परीक्षण करना है। तो इसमें आप चुनौतियों की बात करेंगे, क्या क्या चुनौतियां हैं, सरकार के क्या प्रयास हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक वे में इस सवाल को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आपसे अब मुलाकात होगी अगले टॉपिक में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। शुक्रिया।